हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइम पे अपने चैनल पे जो है एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो इंडियन पॉलिटी के जो एमसीक्यू है, उसमें हमने प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, यूनियन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। क्वेश्चंस की सीरीज में ये अगली सीरीज रहेगी जिसमें हम जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये रहेगी एमसीक्यूज ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में क्वेश्चन हम देखेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको हम जो है दो पार्ट्स में करेंगे। तो ये पहला पार्ट रहेगा। तो क्वेश्चंस देखने के पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे कि पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में जो है नॉर्मली हमको लगता है लोकसभा और राज्यसभा ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। तो प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 है। और जो लोकसभा की कंपोजिशन की बात की जाती है तो लोकसभा का जो कंपोजिशन है वो आर्टिकल 81 में दिया गया है। और इसमें जो है टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 जो हैं स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, तथा दो एंग्लो इंडियंस होते थे जो कि अभी 104 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जिसको हटा दिया गया है। अब ये जो दो एंग्लो इंडियंस हैं वो अब नहीं आएंगे। राज्यसभा की बात करी जाए तो जो राज्यसभा है तो उसका कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में दिया गया है। टोटल राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, 238 जो है इलेक्टेड होते हैं जिसमें से, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड कहाँ कहाँ से होते हैं तो वो आर्ट के फील्ड से होते हैं, लिटरेचर के फील्ड से होते हैं, साइंस के फील्ड से होते हैं और सोशल साइंस के फील्ड से होते हैं। तो ये बेसिक जो रही है बात रही है इससे रिलेटेड। तो ये हो गया पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट से अगर आगे चलते हैं तो उसके बाद हम कुछ बेसिक जो है कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो पहली बात तो पार्लियामेंट जो है वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 से डील करता है, जो कि आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, जिसमें बताया गया है कि जो है पार्लियामेंट में है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होंगे। आर्टिकल 80 जो है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है। आर्टिकल 81 जो है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा की बात करता है। आर्टिकल 87 जो है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 89 जो है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 93 जो है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात करता है। आर्टिकल 98 जो है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। आर्टिकल 99 जो है ओथ और अफर्मेशन बाई मेंबर्स की बात करता है। आर्टिकल 102 है जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की बात करता है। और आर्टिकल 105 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पावर और प्रिविलेजेस एटसेट्रा की बात करता है, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ जो है कमिटीज़ को मिले होते हैं, यानी कि प्रिविलेजेस की बात करता है, जो कि मेंबर ऑफ एमपीज़ को प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो वो आर्टिकल 105 में आता है। और 100 आर्टिकल 108 जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस की बात करता है। आर्टिकल 110 जो है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 114 जो है अप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। आर्टिकल 116 जो है ओट्स ऑन अकाउंट की बात करता है, ओट्स ऑन अकाउंट, ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 117 जो है 117 जो है वो स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है। आर्टिकल 120 जो है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट की बात करता है। आर्टिकल 122 जो है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। इसको हम जो है जनरली ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। तो ये आर्टिकल 123 में आता है। तो 1 2 जो 3 आर्टिकल है 123 123वां जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से रिलेटेड के जो है पावर के बारे में डील करता है। तो सेम इसी तरीके के जो आर्टिकल हैं सेम लगभग आसपास के आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर चेंज जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को मिले हैं, तो जो कि पार्ट 6 और चैप्टर 3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में आते हैं, जो कि आर्टिकल 168 से 212 तक डील करते हैं। तो आर्टिकल 168 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट की बात करता है।
आर्टिकल 170 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है। आर्टिकल 171 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करता है। आर्टिकल 176 जो है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। आर्टिकल 182 जो है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करता है। आर्टिकल 187 जो है सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। आर्टिकल 188 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स की बात करता है। आर्टिकल 191 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स की बात करता है। आर्टिकल 194 पावर प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी देयर ऑफ की बात करता है। आर्टिकल 199 डिफिनीशन ऑफ मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 202 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि स्टेट का बजट होता है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 204 जो है अप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। आर्टिकल 206 जो है ओट ऑन अकाउंट ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट की बात करता है। आर्टिकल 207 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है। आर्टिकल 212 जो है कोर्ट नाइट टू इंक्वायर इन टू प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इसकी बात करता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे। और जो चैप्टर 4 है पार्ट 6 का उसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर दिया है, जिसमें कि आर्टिकल 213 दिया है, यानी कि आर्टिकल 213। तो आर्टिकल जो 213 है उसमें गवर्नर को ऑर्डिनेंस का जो है पावर मिला हुआ है। तो ये सारे कुछ बेसिक्स जो है आर्टिकल्स का थीम रहा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने के पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके से जो है लेक्चर्स लाता रहूँ। और आप लोगों से जो है गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करें, से वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जो है व्यक्त करें कि किस और क्या सुधार किए जा सकते हैं लेक्चर्स में। तथा अगर कोई स्पेशल लेक्चर आप चाहते हैं कि कौन से लेक्चर को मुझे और ले लेना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो, तो आप उसमें जो है अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं अगर मुझे टाइम रहा तो मैं ज़रूर उस पे जो है लेक्चर लूँगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। पूछ रहा है कि राज्यसभा को डिसॉल्व करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है। तो पहली बात तो जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल अभी बता दें। जब आपको पता होगा कि राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट हाउस होती है। तो प्रेसिडेंट गलत ऑप्शन है, लोकसभा भी गलत ऑप्शन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, तो कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है जो राज्यसभा को डिसॉल्व करे। अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट फॉर द यूनियन कंसिस्ट ऑफ। अब वही पूछ रहा है कि आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट वर्ड है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, पार्लियामेंट की जब बात तो होती है तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पार्लियामेंट की बात हो तो ये आप समझिए प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल तीनों आते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिला के जो है पार्लियामेंट बनाते हैं, जो कि आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द राज्यसभा विच इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। पूछ रहा है राज्यसभा जो कि अपर हाउस होती है पार्लियामेंट की, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। तो ये 250 जो है मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में मैक्सिमम। तो जो कि लेकिन रिसेंटली अभी जो है इस टाइम पे 245 मेंबर्स हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, ये जनरली पूछे भी जाते हैं और ये काफ़ी बेसिक्स है, तो मुझे लगता है आपको इसको याद भी करना चाहिए। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई थी, आप उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जब भी आपको मन करे आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, किस आर्टिकल में ऐसा दिया हुआ है और कौन से इलेक्टेड होते हैं, कौन से नॉमिनेटेड होते हैं, या एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और किस किस फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको उस स्लाइड से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा अदर देन नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर पूछा रहा है जो कि नॉमिनेट किए गए हैं उनके अलावा, आर इलेक्टेड बाई, तो वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे जो भी मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, यानी कि इलेक्टेड यहाँ पे जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़ के बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर होंगे वो जो होंगे मेंबर ऑफ राज्यसभा के में जो है इलेक्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा ही। तो राज्यसभा फिर से वही डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ कि डिसॉल्व होगा 5 साल में, डिसॉल्व होगा 2 साल में, डिसॉल्व होगा 6 साल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, तो राज्यसभा जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, राज्य लिखा हुआ है तो राज्यसभा वहाँ पे होगा। तो राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो राज्यसभा नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये पूछा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी लोकसभा की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो 552 है।
जिसमें से एंग्लो इंडियन 2 होते थे, अभी एंग्लो इंडियन जो है हटा दिए गए हैं। अभी 2020 में जो है 104वां अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत जो है जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे उनको हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज। तो पूछा है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे। तो इसका 25 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको ध्यान देंगे। ये आप यहाँ पे गलती कभी नहीं करेंगे। आप हो सकता है 18 साल लगा के आ जाएं, लेकिन 18 साल एज नहीं होती। 18 साल आपको वोटिंग एज होती है। जब आप 18 साल से के पूरे हो जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। जब आप 21 साल के होते हैं तो आप पंचायत के इलेक्शन में लड़ सकते हैं। और जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो आप लोकसभा के इलेक्शंस को लड़ सकते हैं। जब आप 30 साल के होते हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये सारे एज से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सीट्स आर लोकेटेड टू द वेरियस स्टेट्स इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो सीट्स होती हैं एलोकेट की जाती हैं वेरियस स्टेट्स में लोकसभा में, किसके बेसिस पे होती हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए साइज, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, साइज और रिसोर्सेज दिया हुआ है, लेकिन जो सीट जो होती है एलोकेट की जाती है वो केवल जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। पूछा कितने मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन से भी आपको एक जो है एक और क्वेश्चन मिल सकता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं कितने साल पे रिटायर होते हैं। तो रिटायर होते हैं वो 2 साल पे, और जितने मेंबर रिटायर होते हैं वो 1/3 होता है। तो 1/3 जो मेंबर होते हैं जो हर दूसरे साल वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमेन मिनिस्टर ओनली फॉर। पूछ रहा है कि एक पर्सन जो कि मेंबर एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो फिर भी मिनिस्टर रह सकता है कितने टाइम तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। 6 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी मेंबर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है लेकिन वो मिनिस्टर उसको बनाया जा सकता है, तो वो 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी जो है सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। उसको एमपी बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा से बने या लोकसभा से। अगर वो नहीं बनता तो जो मिनिस्टर की उसकी पोस्ट है वो चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। पूछ रहा है कि कौन से हाउस में जो है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो मेंबर होता है, उस हाउस का नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का जो है मेंबर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और ये पीसीएस जे का फेवरेट क्वेश्चन है। पीसीएस के एग्जाम्स में रिपीटेड बार पूछा गया है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन में जो है अपना कॉमन सेंस यूज करें, और जो है काफ़ी डीप नॉलेज होने के बाद आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही मैं इस टाइम पे आपको एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ, और एमसीक्यू बताते टाइम ही मैं कई बातें आपको बता देता हूँ जो कि बेसिक से रिलेटेड होती हैं। अगर आपको ज़रा-सा भी आपने कभी एक आध बार भी पढ़ा हुआ होगा तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पूछ रहा है कि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका 6 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। तो दो सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट्स। पूछ रहा है कि कोरम जो होगा मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल के लिए, यानी लोकसभा का जो मीटिंग होता है उसके लिए कितना कोरम होता है। तो कोरम जो होता है वो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी और चीज़ें दी हुई हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो कोरम जो होगा 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स होगा। इस बात को ध्यान देंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे फँसाने के लिए दे दे 1/10 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ऐसा नहीं होगा। 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, जैसे कि 552 पूरी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो जो होता है 55 जो होता है वो कोरम हो जाता है। 55 क्या 55 प्लस मान लीजिए, 55 प्लस जो होगा वो कोरम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग्स पर्सन हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस एक्सेट्रा। तो पूछ रहा है कौन कितने मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इन डिफरेंट फील्ड से, आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से। तो जो हमने देखा स्टार्टिंग में अपने स्लाइड में हमने देखा कि राज्यसभा में जो होता है 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस टेक्स प्लेस अंडर आर्टिकल। तो पूछ रहा है जॉइंट सिटिंग जो है बोथ हाउसेस की, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जब किसी पर्टिकुलर बिल पे डेडलॉक हो जाता है तो जो है जॉइंट सिटिंग होती है। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। तो 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पूछ रहा है कितने मेंबर होंगे, कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि टोटल जो स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की
वो 250 होती है और उसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो इलेक्टेड पूछा है तो इसमें 238 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज़ द अथॉरिटी टू कॉल ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पूछ रहा है किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बुलाएगा। तो जब पूछे कि किसके पास अथॉरिटी है जॉइंट सिटिंग बुलाने का, तो यहाँ पे आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे आप, यहाँ पे गलती से भी लोकसभा के स्पीकर या इस तरीके के ऑप्शंस को नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि जब जॉइंट सिटिंग बुलाने की बात होती है तो प्रेसिडेंट ही जॉइंट सिटिंग बुलाता है, उसी के पास ये अथॉरिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन जब ये पूछे कि वो जो जॉइंट सिटिंग की मीटिंग होती है बुलाता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है, तो जब प्रिसाइड करने की बात आता है जॉइंट सिटिंग का, तो यहाँ पे आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। जॉइंट सिटिंग जब बुलाने की बात आती है तो उसका पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करना है, यानी कि जॉइंट सिटिंग जब होती है तो उसको चेयर कौन करता है, उसको लीड कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग अ बिल देन द डेडलॉक इज रिजॉल्व बाय। पूछ रहा है कि जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के किसी पर्टिकुलर बिल पे जो है डेडलॉक हो जाता है और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तो ऑफ कोर्स वही जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज होता है, जो कि आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। जब डेडलॉक हो जाता है कि बिल जो है किसी ना किसी सेशन में लटक जा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, अगर लोकसभा में पास हो रहा है तो राज्यसभा में लटक जा रहा है, राज्यसभा में पास हो रहा है तो लोकसभा में नहीं पास हो पा रहा है, तो ऐसे बिल्स को जो के लिए जो है जॉइंट सिटिंग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो पावर टू कॉल फॉर ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं होगा जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कॉल करने के लिए, कब, तो आंसर हो जाएगा इसका सी है, इफ अ बिल इम्पोजिंग ए टैक्स पास्ड बाय लोकसभा हैज बीन रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। क्योंकि जो भी टैक्स से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो मनी बिल में आते हैं और मनी बिल पे जो है राज्यसभा को बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की जो है कोई बात नहीं होगी। बाकी और जो ऑप्शंस हैं कि ए ऑप्शन जैसे हुआ, इफ अ बिल पास बाय वन हाउस हैज बीन रिजेक्टेड बाय अदर, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है। इफ अ बिल रिगार्डिंग सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास बाय वन हाउस इज केप्ट रिगार्डिंग इन अदर हाउस, तो ये भी यहाँ पे भी जो है जॉइंट सिटिंग हो सकता है। In case of disagreement of the houses in passing any bill regarding constitutional amendment of the scheduled one, तो यहाँ पे भी जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो जॉइंट सेशन बुला सकता है। लेकिन जब इम्पोजिंग टैक्स की बात आती है तो अगर वो लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है और राज्यसभा द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस केस में जो है जॉइंट सेशन जो है प्रेसिडेंट नहीं बुला सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन। पूछ रहा है कि मनी बिल कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, तो मनी बिल के रिलेटेड प्रोविजन जब हम देखेंगे आर्टिकल 108 को, आर्टिकल 108 को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डीप में पढ़ेंगे। लेक्चर सीरीज जब देखेंगे, फिलहाल अभी इसका आंसर जो होगा लोकसभा हो जाएगा। तो मनी बिल को केवल जो है लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में ये इनिशिएट नहीं होता है, बहुत ध्यान देंगे इस बात पे। मनी बिल जो है फिर लोकसभा को ज़्यादा पावर होता है, इसलिए जो है ये लोकसभा में ही इनिशिएट होता है, ये राज्यसभा में इनिशिएट नहीं हो सकता है। हो सकता है वो आपको फंसाने के लिए हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों दे दे, लेकिन राज्यसभा में मनी बिल को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में ही मनी बिल इनिशिएट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच बिल प्रोवाइड्स फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स पैसेज इन केस ऑफ अ डेडलॉक। क्यों डेडलॉक अगर हो जाता है तो किस तरीके के बिल को के लिए जो है जॉइंट सिटिंग होती है, तो जॉइंट सिटिंग जो होती है वो ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, मनी बिल के लिए या फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। और आपको बता दें कि जो बिल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, इस सारे से रिलेटेड हम जो है जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हम आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिलता है या किसी एग्ज़ाम में आपको कोई सफलता मिलती है, चाहे या पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए या बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए, तो अगर आपको कहीं से भी ज़रा सा भी आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। तथा आप लोग अपने दोस्त में या फिर आप से रिलेटेड जो भी पीसीएस या इस तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, तो उन सब लोगों को भी जो है वीडियोज़ को ज़रूर रिकमेंड करें। ये जो है मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइनेंस बिल आर इंट्रोड्यूस्ड। अब पूछ रहा है फाइनेंस बिल जो है होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो फर्स्ट इन लोकसभा। फाइनेंस बिल जो भी होते हैं, जो भी फाइनेंस बिल होते हैं या मनी बिल होते हैं, उनको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया मनी बिल इज सर्टिफाइड बाई। तो मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है कि ये मनी बिल है? तो मनी बिल को सर्टिफाई करने का जो पावर होता है वो स्पीकर के पास होता है। ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस जे का फेवरेट है, दी मोस्ट फेवरेट बोल सकते हैं इसको। कई बार पीसीएस जे में और पीसीएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनी बिल को जो सर्टिफाई करता है वो स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा इफ नो एक्शन टेकन विद इन। पूछा कि अगर मनी बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा तो मान लिया जाएगा कि वो राज्यसभा के द्वारा भी पास किया कर दिया गया है, अगर राज्यसभा जो है कितने दिन तक जो है कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 डेज तक। अगर 14 दिन तक राज्यसभा के पास वो बिल गया है और लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया है और वो मनी बिल है, तो मनी बिल जब भी लोकसभा पास कर देती है और वो राज्यसभा के पास जाता है, तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है। तो अगर वो अपना कुछ सजेशन देना चाहे तो सजेशन दे सकते हैं, नहीं तो 14 दिन के बाद अपने आप ही राज्यसभा द्वारा उसको पारित मान लिया जाता है। तो ये 14 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ। तो पूछ रहा है कि वो सेम उसी तरीके वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा जो है कितने टाइम तक जो है मनी बिल को अपने पास विदहोल्ड कर सकता है? तो 14 दिन, मैक्सिमम वो 14 दिन तक जो है विदहोल्ड कर सकता है मनी बिल को अपने पास। उसके बाद अपने आप जो है वो पास मान लिया जाता है और वो लोकसभा को चला जाता है मनी बिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड इन। अब पूछ रहा है मनी बिल कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो जब हम यूनियन से रिलेटेड बात करते हैं तो मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में दिया गया है, और स्टेट से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पे मनी बिल आर्टिकल 199 में दिया गया है, आर्टिकल 199 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 110 सबको पता होता है बट 199 सबको पता नहीं होता है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली जो है बैरेक्ट की लैंग्वेज से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या कहा जाता है? नॉर्मली हमको लगेगा एक्ट ऑफ जो पार्लियामेंट होता है उसको लॉ कहते होंगे, लेकिन लॉ इसका बेस्ट आंसर नहीं है। इसका जो बेस्ट आंसर वो इनेक्टमेंट है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसको इनेक्टमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कास्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज स्टेटमेंट ऑफ द एसेंशियल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर विच इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पूछ रहा है कि जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जो कि दोनों सदनों में जो है लोकसभा राज्यसभा में जो है पेश किया जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो है प्रेसिडेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास जो है पावर ये रहता है कि वो जो है ले करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो प्रेसिडेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट। दूसरा बजट के साथ और कौन से जो है जो बिल्स होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। जब हम बजट को पढ़ेंगे आर्टिकल 112 को, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये जो डिफरेंट बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होते हैं, बजट के जो प्रोसीजर होते हैं, बजट की रीडिंग्स होती हैं, 3 रीडिंग्स होती हैं, वो तीनों रीडिंग किस तरीके से होती हैं, बजट का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, फाइनेंस बिल कब पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल का कैसे पास होता है। तो बजट के बारे में हम काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे जब लेक्चर सीरीज लेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को काफ़ी प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखें और शेयर करें, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिलता रहे और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियोज़ को लगातार देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएँ, तथा मेरी कोशिश रहेगी मैं जितने भी अपना पहले एमसीक्यू लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, एमसीक्यू लेक्चर पूरे कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग जो है लेक्चर सीरीज़ देखेंगे, और साथ में हम अभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी देख रहे हैं तथा एमसीक्यू को हम जो है शॉर्ट्स के थ्रू देख रहे हैं। तो शॉर्ट्स के कुछ एमसीक्यू जो मैं डालूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड या कोई रैंडम कुछ शॉर्ट्स, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो यही रहेगा। तो चलिए वीडियोज़ को अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी प्रो। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।